नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध महादशा और अंतरदशा प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की महादशा, ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है, आज इस श्रृंखला में हम बुध महादशा और अंतरदशा प्रभाव को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध, ज्योतिष शास्त्र में बुध को निर्जीव ग्रह की संज्ञा प्राप्त है। निर्जीव इसलिए क्योंकि ये सूर्य के बेहद करीब होने के कारण इनकी जो सारी शक्तियां हैं, जो इनकी ऊर्जा है, वो सूर्य में समाहित है। लेकिन अगर आप महादशा के क्रम में देखें तो बुध की दशा 17 साल की होती है। फलतः इनका प्रभाव मानव जीवन पर साफ साफ देखा जा सकता है। बुध कौन है? बुद्धि है, व्यापार। आज के इस परिवेश में देखा जाए तो हर व्यक्ति चाहता है व्यापार करना। बहुत से लोग हैं जो व्यापार से जुड़े हुए हैं। अगर व्यापार को हटा दें तो बैंकिंग, मार्केटिंग, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का जो फील्ड है, ज्योतिषी देखें तो जहां जहां वाणी का प्रयोग हो रहा है, ये सब बुध के प्रभाव में है। तो सीधी सी बात है, बुध की महादशा का अपना विशेष प्रभाव है। बुध की दशा की अगर हम चर्चा करें तो यहां एक बात आपको समझना होगा। मैंने ग्रहों को 2 भागों में विभक्त करके आपको पूर्व में एक नहीं कई एक बार समझा दिया। प्रिय दर्शकों, ये YouTube है और यहाँ हर दिन नए दर्शक जुड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप सीधा सीधा आज बुध के दशा को ही सुन रहे हैं तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप पूर्व में लगातार इधर पिछले 6 दिनों से या 5 दिनों से मैं ग्रहों की दशा और अंतरदशा की चर्चा करता रहा हूँ। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, राहु, शनि, इन 6 ग्रहों की चर्चा हो चुकी है। तो आप उन कार्यक्रमों को भी अवश्य देख लीजिए, क्योंकि हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ बातें मैंने बताई हैं जो कि अलग है। महादशा तो आपको समझनी ही है, लेकिन उन बातों को भी समझना अत्यंत आवश्यक होगा। बुध एक ऐसा ग्रह है, अब देखा जाए तो बुध सूर्य के साथ भी चल जाते हैं और इनकी दशा अंतरदशा विचारणीय होगी, ठीक ठाक आएगा। बुध गुरु के साथ भी अपना प्रभाव ठीक ठीक दिखा देते हैं। बुध मंगल और चंद्रमा के साथ भी अपना ठीक ठीक प्रभाव दिखा देते हैं। इनका प्रभाव दोनों ही पार्टों में चल जाता है, यानी शुक्र के साथ भी इनका प्रभाव अच्छा चल जाता है, शनि के साथ भी इनका प्रभाव अच्छा चल जाता है, और इधर देखें तो सूर्य और गुरु के साथ भी अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ जाता है इनका। अब हम आज बुध की दशा को और अंतरदशा को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि ये निर्जीव ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रह को नपुंसक, बालक की संज्ञा दी गई है। ये ग्रह यदि शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ प्रभाव, पाप ग्रह के साथ हो तो पाप प्रभाव देने वाला बन जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध किस भाव में बैठे हैं, किस स्थिति में है। और साथ ही साथ बुध के अस्त होने से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सदैव ध्यान रखिएगा। बुध यदि अस्त भी हो, अगर 12 अंश से ऊपर है तो अस्त होकर के भी बुध का अपना प्रभाव श्रेष्ठ ही दृष्टिगोचर होता है। अब सीधी सी बात है, यदि जन्म कुंडली में बुध उच्च के हों, स्वराशि के हों, मित्र राशि में हों, बलवान हों, तो बुध की दशा में जातक को विद्या लाभ, धन लाभ, स्त्री पुत्र इत्यादि संतति सुख का लाभ, भाषण कला का विकास, व्यापार में सफलता, कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यानी एक तरह से देखें तो बुध की दशा का जो मैंने आपके सम्मुख प्रभाव बताया, वो सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव बताया। अब आपके मन में ये प्रश्न खड़ा होगा कि भाई मेष लग्न की कुंडली और वृश्चिक लग्न की कुंडली में तो बुध मारक होते हैं, तो क्या वहां के लिए भी यही फलादेश आएगा? जवाब है, फलादेश तो बुध का सदैव यही रहेगा। बुध के प्रभाव में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि बुध शुभ ग्रह हैं और उनका मूल प्रभाव यही है, अच्छा प्रभाव देना। देखिए, मैंने 2-3 बातें कही कि यश लाभ कराएंगी कीर्ति, इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आपको ध्यान देना है इस विषय के मूल पर। समझना क्या है आपको, इसे समझिए। बुध के लिए अच्छी अच्छी 2-4 मैंने बातें बताई, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है बुध का स्वभाव कैसा है। तो बुध शुभ ग्रह की इस गणना में आएंगे और उनका प्रभाव तो सामान्यतया किसी भी लग्न के लिए अच्छा होगा। अब बारी आती है कि मेष और वृश्चिक लग्न के लिए बुध निसंदेह मारक हैं। तो जब भी बुध की दशा मेष लग्न की कुंडली को हम देखते हुए कहेंगे तो क्या कहेंगे? जातक को मार्केश चल रहा है, यही कहेंगे ना। अब मार्केश यश, मान, सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा तो देता नहीं है। मार्केश तो विस्तीर्णता देता है, परेशानी देता है। तो सवाल ये उठता है कि तब तो वहां पर बुध का प्रभाव बदल गया। बिल्कुल बदल गया, लेकिन देखिए, ग्रह कभी भी अपना संपूर्ण अस्तित्व कभी खोता नहीं है। जो भी उसका संपूर्ण अस्तित्व है वो उसका प्रभाव देता है।
अब मान लीजिए कि मेष और वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध किसी ऐसे भाव में बैठा हो, जैसे छठे इत्यादि भाव में बैठा हुआ हो, अगर और उसमें भी विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है, तो फिर बुध की दशा कष्टदायी, यानी जितनी अच्छी बातें हो रही हैं कि धनदायक होगा तो धन का नाश करने वाला होगा, यशदायक होगा तो मान सम्मान की हानि कराने वाला होगा, व्यापार वर्धक होगा तो व्यापार में हानि क्षति पहुंचाने वाला होगा, यानी ठीक विपरीत। लेकिन यदि मान लिया जाए कि हम मेष और वृश्चिक लग्न की कुंडली का अवलोकन कर रहे हैं और वहां बुध की दशा चल रही है और बुध केंद्र या त्रिकोण के भाव में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां एक बात तो वहां भी लागू होगी कि भाई छठे आठवें भाव का अगर कोई स्वामी ग्रह हो तो जिस भाव में बैठेगा उस भाव के प्रभाव की हानि तो करेगा ही करेगा। तो जवाब आएगा जी हाँ बिल्कुल करेगा, लेकिन इस ग्रह का मूल स्वभाव हानि पहुंचाना नहीं है। फलतः इसकी दशा अंतरदशा में परेशानियां तो आएंगी, चाहे अकारक ही क्यों न हो, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं आएगी। परंतु अब यही बुध शनि के साथ बैठे हुए हों, या मान लिया जाए कि मेष लग्न की कुंडली में शनि से युक्त हो, राहु से दृष्ट हो, तब ये बुध बेहद बुरा प्रभाव देने वाला बन जाएगा। बस यही तरीका है दशा को देखने का। अब हम चलते हैं बुध में बुध के अंतर को समझने के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि बुध का मूल प्रभाव, क्योंकि यज्ञो वै विष्णु रूप, विष्णु की संज्ञा बुध को प्राप्त है, तो ये बुध बहुत अच्छा लाभ, कीर्ति, वैभव की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। अपने ज्ञान द्वारा जातक ख्याति प्राप्त करता है बुध की दशा में। पर यही बुध यदि पीड़ित हो, अब आगे से प्रभाव को समझने का प्रयत्न करिए, तो फिर रोग, भय, क्लेश, शोक, धन हानि की स्थिति उत्पन्न होती है। बुध में केतु, केतु के बारे में तो आप जानते ही हैं। केतु क्या करते हैं? तो केतु वैसे ज्योतिष शास्त्र में अगर देखा जाए तो मोक्षदायक है। मैंने इसकी चर्चा कर रखी है, काफी हद तक इसके बारे में बता रखा है, इस ग्रह के बारे में कि शुभता में इतना शुभ है कि राहु अत्यंत पाप, तो ठीक विपरीत शुभता में इतना शुभ कि मोक्षदायक है ये। परंतु बुध में केतु का अंतर, बुध नपुंसक ग्रह है और केतु का अंतर कई बार अगर पीड़ित अवस्था में हुए, जैसे बुध पीड़ित हुआ, तब फिर जातक को कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, भ्रामक रोग, आकस्मिक धन हानि इत्यादि। अगर ऐसा नहीं है, बुध अच्छी स्थिति में है और केतु भी ठीक ठाक कुंडली में दिखाई पड़ रहा है, तो फिर लाभ, विद्या का लाभ, यश का लाभ, शारीरिक सुख इत्यादि प्राप्त होगा। और जैसा मैंने कहा कि यदि बुध केतु का संबंध कुंडली में षडाष्टक योग वाला हो, छठे, आठवें, 12वें वाला, तो फिर उस अवस्था में शारीरिक सुख की जगह शारीरिक कष्ट, नाना प्रकार के भ्रामक रोग। बुध में शुक्र के अंतर को सामान्यतया अच्छा ही माना गया है। यहां तक कि षडाष्टक योग में भी हो तो बहुत कष्ट और परेशानी नहीं देते। सामान्यतया संपत्ति लाभ, व्यवसाय में लाभ, मान सम्मान में वृद्धि कराने वाले ही कहे गए हैं, यानी ये अच्छा है। ये ध्यान रखिए कि बुध में शुक्र का अंतर किसी भी परिस्थिति में अच्छा है। फिर सवाल खड़ा होगा आपके मन में, अगर नहीं हुआ तो होना चाहिए कि भाई अगर कुंडली में अकारक है बुध, तब भी शुक्र का अंतर आएगा तो अच्छा ही प्रभाव देगा। जवाब है बिल्कुल अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन वहां पर एक पॉइंट ध्यान में रखिए कि तब वहां अगर बुध किसी अच्छे भाव में नहीं बैठे हों या बुध और शुक्र का संबंध, अब देखिए बुध शुक्र का जो संबंध है वो छठवें, आठवें, 12वें का मूलतः नहीं हो सकता है। बुध शुक्र के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने छठवें, आठवें, 12वें का शब्द इस्तेमाल कर दिया था। बुध शुक्र का संबंध छठवें, आठवें का तो हो नहीं सकता। बुध शुक्र का जो संबंध है वो एक दूसरे से आगे पीछे ही घर में होते हैं। तो उस अवस्था में बुध और शुक्र किसी भी परिस्थिति में हो तो अच्छा ही प्रभाव देंगे। अकारक हो तब भी जातक को बहुत हद तक लाभ मिल ही जाता है। बुध में सूर्य, ये भी लगभग वही स्थिति होगी। इनका भी छठवें, आठवें, 12वें का संबंध नहीं हो सकता है। 12वें का संबंध हो सकता है द्विद्वादश वाला, लेकिन बाकी बुध एक घर आगे या सूर्य एक घर आगे पीछे ऐसे ही रहते हैं। तो फिर इस अवस्था में देखें तो ये भी ठीक ही होता है। ये बलवान स्थिति होती है, जातक को संपत्तिदायक होती है, व्यापारदायक, लाभदायक होता है। हाँ, अब मान लिया जाए कि बुध सूर्य के संबंध ऐसे हैं जहां सूर्य नीच राशि में बैठे हैं, सूर्य नीच राशि में बैठे हैं, तब संभव है कि बुध में सूर्य का जब अंतर आए तो जातक को मानसिक परेशानी उत्पन्न हो, वाद विवाद हो, पिता के साथ संबंध खराब हो, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो, त्वचाजन्य रोग हो, तब परेशानी होगी। बुध में चंद्रमा, ये भी बहुत अच्छा माना गया है। जैसे शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र हैं, वैसे बुध और चंद्रमा आपस में पिता पुत्र हैं। तो यहां भी देखें तो है बहुत अच्छा प्रभाव। दोनों के प्रभाव को अगर देखें तो कन्या संतति का लाभ, धन प्राप्ति, नौकरी में तरक्की, व्यापार में लाभ, ये सब कुछ मिलता है। पर निर्भर करता है कि चंद्रमा किस स्थिति में है। चंद्रमा और बुध का जन्म कुंडली में संबंध कैसा है, कहीं षडाष्टक योग तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में है तब फिर परेशानी आएगी, मानसिक अशांति, माता से मतभेद होगा, गृह कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, मित्र से धोखा मिलेगा, समाज में मान सम्मान की हानि होगी। तो इसे इतना ध्यान रखिए। बुध में मंगल, बुध मंगल का आपस में शत्रुता है, इनका संबंध आपस में बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर ये जन्म कुंडली में षडाष्टक योग में हुए
तब तो फिर कष्टदायी होंगे। लेकिन अगर बुध का संबंध केंद्र का है, नवम पंचम का है, बुध के मंगल का साथ संबंध तीसरे 11वें का है, तो ये बहुत अच्छा होगा। मकान, भूमि, कृषि योग्य भूमि की प्राप्ति इत्यादि कराएंगे। जातक की दिलचस्पी कविता में होगी, लेखन के फील्ड में जातक की रुचि बनेगी। अब एक सवाल खड़ा होगा कि जिनकी कुंडली में बुध, मान लिया जाए वृषभ लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है, या फिर कन्या लग्न की कुंडली, तुला लग्न की कुंडली, मकर कुंभ लग्न की कुंडली, तो वहां पर अत्यंत श्रेष्ठ। लेकिन मेष लग्न की कुंडली है या कर्क लग्न की, सिंह लग्न की कुंडली है, तो वहां भी अगर संबंध मंगल और बुध का अच्छा है तो प्रभाव कमोबेश ठीक ही निकल करके आएगा, खराब नहीं आएगा। बुध में राहु, ये कष्ट प्रदायक माना गया है। सामान्यतया देखा जाए तो धननाश कराने वाला, त्वचा रोग कराने वाला, विवाद कराने वाला, धन हानि कराने वाला, जातक के जीवन काल में उसकी कुछ चोरी हो जाए तो ये कष्टदायक है। लेकिन आप हमेशा ये जवाब न निकालें कि कष्ट ही मिलेगा। एक उदाहरण से समझिए कि वृषभ लग्न की कुंडली हो या मिथुन लग्न की कुंडली हो या तुला लग्न की कुंडली हो, जहां बुध कारक ग्रह है और जहां राहु भी कारक ग्रह है। अब मान लिया जाए कि राहु का संबंध बुध के साथ केंद्र का बना हुआ है, विशेष करके युति वाला नहीं, केंद्र में। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि युति में दुर्योग का निर्माण हो जाएगा, लेकिन बाकी की स्थिति में देखें आमने सामने में भी चलेगा। उसमें देखें तो चौथे और 10वें का संबंध है तो ठीक है, तीसरे 11वें का संबंध है तो ठीक है, नवम पंचम योग है, बेहद ठीक है। तो उस अवस्था में बुध में राहु के अंतर में भी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं केवल चोरी ही होगी, आप ऐसा नहीं कह सकते केवल कष्ट ही होगा, रोग ही होगा। फिर वहां बुध में राहु का जो अंतर होगा, जातक को समाज में सभाजयी बनाएगा, क्योंकि वाणी का कारक है बुध और राहु राजनीति प्रदान करा देगा। तो फिर उस अवस्था में ऐसा जातक उच्च कोटि का वक्ता, जब जैसा तब तैसा बोलने वाला, यानी कि राहु, बुध में राहु का जो अंतर होगा, जातक बहुत अच्छा बोलने वाला बन जाएगा। तो ये स्थिति अच्छी वहां पर होगी। बुध में गुरु के अंतर को हर तरह से हर परिस्थिति में अच्छा माना गया है। ये जातक को सफलता दिलाने वाला, समाज में मान सम्मान, भवन निर्माण कराने वाला, यानी घर का सपना पूरा करा देते हैं, उत्सव घर में कराते हैं, धन लाभ कराते हैं, तो ये बहुत अच्छा माना गया है हर परिस्थिति में। अगर साथ में संबंध खराब भी हो, यानी षडाष्टक योग में भी, तब भी बहुत बुरा प्रभाव नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा पेट से संबंधित कुछ परेशानी होगी। बुध में शनि, बुध में शनि निर्भर करता है आपस में संबंध कैसे हैं। अगर षडाष्टक योग इत्यादि में है तो धननाश, नहीं है तो धन वृद्धि, नौकरी में सफलता, राज सम्मान, नौकरी इत्यादि की प्राप्ति करा देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब आशा करता हूं मैं फिर से वही बात दोहरा देता हूं कि देखिए, महादशाओं के प्रभाव को एक सामान्य वीडियो में कभी समेटा नहीं जा सकता है। इसके लिए मैं जब एक बात बार बार कह रहा हूं कि 700 पेज का अगर मुझे किताब लिखना पड़े तब जाकर के मैं कुछ हद तक बातें क्लियर कर पाऊंगा। तो सवाल उठता है कि एक छोटे से वीडियो में नहीं हम समझा सकेंगे इसको। लेकिन अगर आप मेरे कार्यक्रम पूर्व से देखते आ रहे हैं, ज्योतिष को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, अब आज पहली बार कार्यक्रम देख रहे हो, तब आपके लिए सीधी सी बात है, ये ऊपर से निकलेगा और फिर आप शायद यही कहेंगे कि ये बकवास हो रहा है। लेकिन अगर आप ज्योतिष के कार्यक्रम देखते हैं या कम से कम महादशाओं वाला वीडियो भी पूर्व में देख लिया है, ग्रहों के आपसी शत्रुता मित्रता के बारे में आपको ज्ञान है, क्योंकि ये विषय सीधी सी बात है ज्योतिषीय है। नैसर्गिक शत्रुता मित्रता किन ग्रहों के बीच है, ये चीजें आप जानते हैं, तब मैं बड़े प्रेम से कह सकता हूं कि महादशा और अंतरदशा का जो प्रभाव मैं समझा रहा हूं इस छोटे से कार्यक्रम में, आपको बड़े मजे से समझ में आ जाएगा। बड़े प्रेम से आप अब किसी भी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा और अंतरदशा को आसानी से पढ़ लेंगे, ये मेरा दावा है। किसी को भी बुध की दशा में कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही, तो उसको गणेश जी की आराधना करने की सलाह दीजिए। गणेश जी की वो आराधना करें, गणेश जी के मंदिर में जाए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। इससे जितने भी बुधजन्य दोष, कष्ट, परेशानी की स्थिति जातक को देखने को मिल रही है, उससे जातक को आराम मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी। तो आप ये उपाय खुद भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो किसी से करवा भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। बाकी के और जो 2 ग्रहों की दशा बाकी रह गई है, अंतरदशा, उसकी चर्चा लेकर के भी मैं आने वाले दिनों में आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।